ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शू से होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड जून से कॉल पर बात करते हुए यहाँ हॉस्पिटल आ रही होती है और वो उसे बताता है कि वो उसके साथ नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे उसके फ्रेंड ने बोर्ड गेम खेलने के लिए बुला लिया है, तो वो वहाँ जा रहा है। तभी हम हमारे मेल लीड जी को देखते हैं, जो कि यहाँ हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड से मिलने आया होता है और उसका डॉक्टर फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि तू अब आर्मी से रिटायर भी हो चुका है, फिर भी तुझे अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो जी कहता है कि मैं तुझे इतना टाइम बाद देखने आया हूँ, तो क्या हम लोग किसी और बारे में बात कर सकते हैं। तो फिर इसका डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि रुक जा, मैं अभी तेरे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। तो जी तो यहाँ अपने डॉक्टर फ्रेंड के जाने के बाद उसकी जगह पे बैठ जाता है और इतने में शिव यहाँ डॉक्टर के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसे डॉक्टर समझ के वो उसे अपना हाथ दिखाने लगती है कि जरा मेरा हाथ का चेक कर लो डॉक्टर, ये सही है कि नहीं। तो बताने वाला होता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, पर जैसे ही वो शिव को देखता है तो फिर वो चुप रह जाता है और उसका हाथ पकड़ के अच्छे से चेक करने लगता है और शिव से उसका नाम भी पूछ लेता है। इतने में फिर जी का डॉक्टर फ्रेंड यहाँ अंदर आ जाता है और उसे बताता है कि उसने उसके लिए मेडिसिन लेकर आ गया। शिव जैसे ही फिर डॉक्टर को देखती है तो वो समझ जाती है और उसे चिल्लाती है कि यानी तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। जी कुछ कहने जाता है तो वो सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि परवट कहेंगे, और ऐसा बोल के भाग जाती है। फिर डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया था वो शिव मेडिकल से लेने के लिए जाती है और जब वो बिल पे करने के लिए अपना फोन निकालती है तो उसका फोन स्विच ऑफ होता है। तो वो कहती है कि सॉरी, रुको मैं एक बार कैश चेक कर लेती हूँ, पर पर्स में भी कोई पैसे नहीं होते। इतने में यहाँ पर जी आकर उसके लिए पैसे पे कर देता है। तो फिर वो उसके साथ जाते हुए उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि क्यों ना तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें पे बैक कर सकूं। तो जी मान जाता है और शू को उसके मेडिसिन बॉक्स पे अपना नंबर लिख कर दे देता है। तभी शू से पूछती है कि तुम इसी शहर के हो, तो फिर वो कहता है कि नहीं। वो अपने विलेज का नाम बताता है, जो कि एक छोटा सा विलेज है, और कहता है कि वो जो डॉक्टर था वो उसका फ्रेंड था और यहाँ पर वो स्पेशली उससे मिलने आया था। तो फिर शू कहने लगती है कि तुम्हारा फेस ठीक है। तो फिर वो हंसने लग जाता है कि उसने पहले उसे मारी थी और अब उसकी केयर करिए। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जी अपनी ब्लाइंड डेट के साथ वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए गया होता है और तभी वो यहाँ अपने फ़ोन में शू का पोस्ट देखता है कि उसने अपने और अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो लगाई है और बताइए कि अब उन दोनों की जल्दी शादी होने जा रही है। फिर हम देखते हैं कि शू की वेडिंग वाला डे आ जाता है और उस दिन वो यहाँ जब मेकअप रूम में तैयार हो रही होती है तो उसे बाहर से अपने फियांसी की आवाज़ आती है। तो फिर वो सुनती है कि वो अपनी असिस्टेंट के साथ रोमांस करने में लगा होता है और दोनों जो सारी बातें कर रहे होते हैं वो सब शू सुनकर बहुत ही अपसेट हो जाती है कि उसके फियांसी ने उसे कैसे चीट करा है। फिर जब वो वेडिंग हॉल में पहुँचती है तो जब उन दोनों से क्वेश्चन हो रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं कि नहीं, तो शू साफ मना कर देती है कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो जून कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। शू कहती है कि अभी तक तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया, तो पहले नील डाउन होके प्रपोज करो। तो फिर यहाँ पर जून फिर सभी के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है और वो सोचता है कि इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा, पर तभी शू यहाँ सभी के सामने उसे रिजेक्ट कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और वो सभी के सामने उसकी पोल खोल देती है कि वो कैसे अभी बैक स्टेज में अपनी असिस्टेंट के साथ रोमांस करने में लगा हुआ था और किस तरीके से उसे शादी से पहले चीट कर रहा था, इसलिए ऐसे बंदे से वो शादी नहीं करेगी। यहाँ पर जो इसके फियांसी के फैमिली वाले होते हैं वो शू से कहने लगते हैं कि वो एक बार फिर से सोचे, क्योंकि ऐसे उनकी फैमिली की भी तो इज्जत जाएगी। तो शू कहती है कि मुझे किसी की भी कोई पड़ी नहीं है और वो अपना वेल निकालते हुए यहाँ से शादी छोड़कर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू अपनी कार से कहीं घूमने जा रही होती है और तभी उसके ब्रदर का कॉल आया होता है। वो कहने लगता है कि एक बंदे की चीट करने की वजह से उसे अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो शू भी कहती है कि ब्रदर मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस अपना मूड फ्रेश करने के लिए घूमने जा रही हूँ। फिर यहाँ शू जैसी कॉल कट करती है तभी इतने में उसकी कार का टायर यहाँ बीच रास्ते में फंस जाता है और वो सोचती है कि अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। तभी शू के पास एक कार्ड होता है और वो सोचती है कि ये तो वही विलेज है जहाँ पर जी ने उसे बताया था कि वो वहीं पे रहता है। वो उसे कांटेक्ट करने का सोचकर रुक जाती है कि उसने उसे अपने विलेज में आने का बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया होगा और उससे तो वो याद भी नहीं होगी। ऐसा सोचकर फिर ये उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करती। हम यहाँ देखते हैं जी को उसकी जो होने वाली ब्राइड रहती है उसके पूरे फैमिली वाले कहने लगते हैं कि अगर वो ब्राइड प्राइस बढ़ाएगा नहीं तो वो अपनी बेटी को उसके घर नहीं भेजेंगे। तो जी तो पैसे बढ़ाने के लिए नहीं मान रहा होता, तो वो लड़की वाले और उनके सारे विलेज के लोग हैं वो कहने लग जाते हैं कि वो कैसे खराब है। वो लोग धमकी दे रहे होते हैं कि अगर वो पैसे नहीं बढ़ाएगा तो फिर वो लोग शादी भी नहीं करेंगे और अब भी यहाँ से चले जाएंगे। जी को इस बात पर गुस्सा आ रही होती है और वो कहता है कि पहले आप लोगों ने ऐसा नहीं बोले थे, तो अब ऐसा कैसे कर सकते हैं।
वो याद करता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये शादी असल में उसके ग्रैंडपा ने फिक्स करे थे, क्योंकि जब वो रिटायर होके वापस आ गया था तो उन्होंने उसे कंपनी संभालने के लिए बोले। पर क्योंकि जी को कंपनी संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर ग्रैंडपा ने बोले कि एटलीस्ट उसे शादी करना पड़ेगा और अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करनी पड़ेगी। इतना तो वो उसे करते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक लड़की भी डिसाइड कर दिए थे। और इस तरीके से जी शादी के लिए मान गया था। अब तभी वो पैसे बढ़ाने के लिए नहीं मान रहा होता है, तो उस लड़की की फैमिली वाले कार में बैठ जाते हैं यहाँ से जाने के लिए। और इतने में जी को फिर शिव की कॉल आई जाती है और वो इससे बताने लगती है कि मैं शिव बात कर रही हूँ, वही हॉस्पिटल वाली, हम लोग वहाँ पर मिले थे ना। तो फिर जी तो उसकी आवाज़ सुनते ही पहचान लेता है। तो शिव काफ़ी शौक होती है कि तुम्हें मैं याद हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारा होम टाउन यहाँ पर है, तो क्या तुम अपने कुछ फ्रेंड्स को यहाँ मेरे पास मुझे पिक करने के लिए भेज सकते हो? मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है। एक्चुअली मेरी कार ख़राब हो गई है। तो जी कहता है कि तुम मुझे अपना एग्जैक्ट लोकेशन भेजो, मैं देखता हूँ। तो शिव से थैंक यू बोलती है और फिर उसे लोकेशन सेंड कर देती है। और फिर जब वो यहाँ उसका वेट कर रही होती है तो थोड़ी देर में जी यहाँ पर पहुंच जाता है। तो शिव उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम यहाँ होम टाउन में ही थे? तो जी बताता है कि हाँ, और वो फिर उसकी हेल्प करने के लिए उसकी कार में जाके बैठ जाता है। और उसके जो दोनों फ्रेंड आए होते हैं वो शिव को देखकर सोच रहे होते हैं कि आज तो जी की शादी होने जा रही थी ना, तो ये कौन लड़की है? क्या ये जेलसी में यहाँ जी को उस लड़की से छीनने आई है? फिर इतने में जी आवाज़ देता है कि तुम लोग पीछे से आकर पुश करो। तो शिव भी जा रही होती है, तो जी कहता है कि तुम नहीं, तुम यहाँ पैसेंजर सीट पे आके बैठो। तो फिर शिव आके बैठ जाती है और जी फिर यहाँ कार चालू करता है और अपने फ्रेंड्स को 3 2 1 करके पीछे से पुश करने बोलता है और वो कार के टायर को गड्ढे में से बाहर निकाल लेता है। तो शिव भी खुश हो जाती है। यहाँ पर जी उससे फिर पूछता है कि वो कहाँ जा रही थी? तो शिव बताती है कि वो यहाँ से आगे वाले कोई जगह पे जा रही थी, पर अभी यहाँ वो विलेज में रुकना चाहती है एक रात के लिए। तो वो पूछती है कि क्या यहाँ होम टाउन में कोई अच्छा सा गेस्ट हाउस है? सी कहता है कि अकेले जा रही हो, तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है? तो शिव बता देती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सुनते के साथ ही जी शॉक होता है और पूछता है कि तुम लोग की तो शादी होने जा रही थी ना? तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता? तो जी कहता है कि एक्चुअली मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारा वो पोस्ट देखा था तो मुझे पता लगा। जी शू से इस बारे में सॉरी कहने लगता है कि उसने उसकी अपसेटिंग वाली चीज़ को याद दिला दिया। तो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी जगह पे एक कहावत है कि जाने वाली चीज़ को अच्छे से गुड बाय करना चाहिए और नेक्स्ट आने वाले का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आएगा वो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये फिर सुनकर दोनों स्माइल करते हैं। जी शू को अपने घर पे ले आता है एक रात के लिए और यहाँ की सारी डेकोरेशन देखकर वो पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई पार्टी होने जा रही थी क्या? तो जी कहता है कि हाँ, होने तो जा रही थी लेकिन कैंसिल हो गई। तुम्हें अभी भूख लगी होगी ना, तो तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना निकालता हूँ। और फिर वो उसे दूसरे टेबल पे बैठा के उसके लिए खाना सर्व करता है। इतने में जी को कॉल आई होती है और उसके ग्रैंडपा उसे कॉल पे डांट रहे होते हैं कि उसने शादी तोड़ दिया। तो जी तो साफ कह देता है कि ग्रैंडपा अब ये शादी नहीं हो सकती है। फिर जब वो कॉल रखता है तो वो शिव से पूछता है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो? तो वो बताती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और क्या हम वो वाइन भी पी सकते हैं? तो फिर वो वाइन लेकर आता है और फिर दोनों ही यहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं। और शिव पूछती है कि अभी तुम वेडिंग कैंसिल होने की बात कर रहे थे, तो क्या तुम्हारी वेडिंग थी? तो जी बता देता है कि हाँ, लेकिन अब नहीं हो सकती। शिव पूछती है कि क्या मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए थे? तो जी कहता है कि अभी नहीं। तो ये कहती है कि फिर तो अच्छी बात है। ये सुनकर फिर वो उसे देखने लगता है। शिव कहती है कि मेरा मतलब था कि तुम लॉस होने से पहले ही टाइम पर बच गए, जैसा कि मेरा देख लो, मैं 3 साल से उस बंदे को डेट कर रही थी, पर अच्छा हुआ उस जैसे बंदे से मैं शादी करने से बच गई और हमारी शादी भी टूट गई। तो तुम और मैं आज दोनों ही सेम है, हम दोनों की शादी टूट चुकी है और हम साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। फिर दोनों इतनी ड्रिंक कर लेते हैं और साथ में बातें करे जा रहे होते हैं। जी ने शिव को सब बता दिया होता है कि कैसे वो अपनी ब्लाइंडेड से एक ही बार में मिला था और फिर शादी तक का दिन आ गया। तो शिव कह रही होती है कि तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट प्रोग्रेस कर रहे थे। जी कहता है कि बस मैं फैमिली के कहने के हिसाब से चल रहा था। शिव भी उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने लगती है और हंस रही होती है कि कैसे उसके साथ उस बंदे ने स्कैम कर दिया। जी कहता है कि उसे तुम भूल जाओ, देखना तुम्हें पसंद करने वाले तो बहुत होंगे। तभी शिव कहती है कि वैसे तुम्हें मैं आखिर याद कैसे थी? मुझ में ऐसा क्या है जो तुमने मुझे याद करके रखे थे? ऐसा वो उसका फेस पकड़ के पूछने लग जाती है और तभी वो यहाँ जी के इतना पास आ जाती है कि वो तो तुरंत ही उसे किस कर लेता है। तभी शिव उसे थप्पड़ मार के दूर करती है और वो बहुत ही शौक में होती है, पर फिर वो खुद ही यहाँ जी को किस करने लग जाती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिव की नींद खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि उसने ये क्या कर ली। तभी इतने में जी यहाँ रूम में आ जाता है और शिव से वो कल रात के बारे में बात करना चाह रहा होता है, पर वो तुरंत ही उसे रोक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, अभी मैं कंफ्यूज हूँ तो तुम थोड़ा बाहर जाओ, मुझे अपना ड्रेस भी पहनना है।
तो फिर जी बाहर चला जाता है और यहाँ शू ड्रेसअप होकर जैसे ही बाहर आती है तो फिर वो बताता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम अपना मुंह हाथ धो लो फिर ब्रेकफास्ट कर लो। शू कहती है ठीक है फिर, वैसे भी मैं खाने के बाद अपना निकल जाऊंगी। तो वो कहता है कि अच्छा, जहाँ पर तुम जा रही थी वहीं। जी उसे कहना चाह रहा होता है कि वो दोनों डेटिंग करने का ट्राई कर सकते हैं, पर यहाँ उसके एक्सप्रेशन से वो सोचता है कि शायद वो नहीं चाहती होगी, इसलिए वो फिर नहीं कहता है। फिर इतने में घर में यहाँ जी की होने वाली वो ब्राइड आई होती है और वो अचानक से शू के सामने आ जाती है। तो शू से देख के डर जाती है और कहती है कि बहन तुमने तो मुझे डरा ही दी थी। तो ये लड़की तो फिर यहाँ शू को चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रही हो, लगता है तुम यहाँ मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने आई हो। ऐसा बोलकर वो उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है, पर जी जल्दी से आकर उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरी फैमिली ने बस थोड़ा सा ब्राइड प्राइस ही बढ़ाया है ना, उसके लिए क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो। तो जी कहने लगता है कि कल तुम खुद ही कार से बाहर नहीं निकल रही थी ना, जबकि मैंने तुम्हें कितना बोला था। तो फिर वो कहती है कि सॉरी, मैं बस अपनी फैमिली को एम्बेरस नहीं करना चाहती थी, तो वो सबके लिए मुझे माफ़ कर दो और हम लोग वापस एक वेडिंग करते हैं। फिर जी के कहने पर भी वो मान नहीं रही होती है, तो वो शिव से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो और उसे किस कर लेता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आया। तो फिर ये लड़की कहती है कि हाँ समझ आया, इस लड़की ने तुम्हें सेड्यूस कर रखी है। फिर वो एक डंडा उठा के लाती है शू को मारने के लिए, पर जी सामने हाथ करके खुद ही चोट खा लेता है और उसे बचा लेता है। और वो इस लड़की से भी कह देता है कि अब मैंने तुम्हें रिपे कर चुका हूँ, तो यही समझ लो और अब जाओ यहाँ से, और इसे हट करने की सोचना भी मत, नहीं तो इससे भी बुरा होगा। तो फिर वो लड़की रोते हुए यहाँ से चली जाती है और यहाँ शू जी से पूछती है कि तुम्हारा हाथ ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ। फिर शू भी भाग के अंदर आ जाती है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। शू सोच रही होती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं इस रिलेशनशिप को और भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती हूँ। जी पूछता है कि क्या तुम अभी डर गई हो। तो शू कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी ऐसी चीज़ें मैं पहले भी फेस कर चुकी हूँ, बस ये कि मैं उसके जैसी ब्रेव नहीं थी। तो जी कहता है कि ये चीज़ बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि मेरा और उसका कोई लेना देना नहीं है। शू मना करती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, देखो हम लोग आखिर बड़े हैं, और कल रात जो भी हुआ मैं उसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होने को नहीं बोलूँगी, और अब तो मैंने भी तुम्हारी हेल्प कर दी हूँ, तो हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ। ये सुनकर फिर जी थोड़ा अपसेट हो जाता है और उससे पूछता है कि वैसे आज बारिश होने जा रही है, तो क्यों ना तुम ना जाओ और यहीं पर ही रुक जाओ। तो शू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं कहीं और गेस्ट हाउस ढूंढ लेती हूँ। तो ये कहता है कि क्यों ना मेरे ही गेस्ट हाउस में रुक जाओ। शू पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो जी फिर उसे अपने बारे में बताने लगता है कि वो यहाँ विलेज में अपनी मॉम और ग्रैंडपा के साथ रहता है और खुद का गेस्ट हाउस चलाता है, और अपने बारे में ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए वो उसे डेटिंग करने के लिए पूछ रहा होता है। तो शू तो यहाँ शौक रह जाती है। तभी इतने में बाहर से कुछ आदमियों की आवाज़ आती है जो कि जी को घर से बाहर आने के लिए बोल रहे होते हैं, और ये वही लड़की के फैमिली वाले होते हैं। तो जी को गुस्सा आता है कि एक गई तो दूसरे आ गए। वो शू से कहता है कि तुम आराम से ब्रेकफास्ट करो, मैं अभी आता हूँ, तुम बाहर मत आना। ऐसा बोलकर वो इन आदमियों से बात करने आता है। उस लड़की के ये फैमिली वाले यहाँ पर जी से कहने लगते हैं कि आखिर तुम ऐसे कैसे शादी तोड़ सकते हो, जरूर इसमें तुम्हारा हाथ नहीं होगा, जरूर उस दूसरी लड़की ने तुम्हें सेड्यूस करी होगी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो जी चिल्लाता है कि उसे हाथ लगाने की सोचना भी मत, और वैसे भी मैंने तुम लोग की तो विश पूरी कराऊं, तुम लोग ही कह रहे थे ना कि शादी कैंसिल कर दी जाए, तो मैंने कर दिया। और ऊपर से तुम लोग भूलो मत कि मेरी फैमिली से ऑलरेडी तुम लोगों को कितना पैसा मिल चुका है, तो यहाँ पर अब तुम लोग अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो फिर ये बंदा कहता है कि रुको, मैं अभी विलेज एल्डर्स को लेकर आता हूँ, ऐसे कैसे तुम इस चीज से बच जाओगे, और वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। शू ये सारी चीजें विंडो से झांक कर देख रही होती है, और वो जल्दी से जी को आता हुआ देखकर विंडो बंद करके अच्छे से बैठ जाती है। यहाँ पर जी आकर उसे पूछता है कि तुमने मेरे दिए हुए सजेशन के बारे में क्या सोची हो। तो ये पूछती है कि कौन सा सजेशन। तो जी याद दिलाता है कि तुमने सुनी थी। तो फिर वो कहती है कि देखो, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अभी एक ख़त्म हुए रिलेशन के बाद एक दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट कर दूँ। तो जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जो डिसीजन लोगी मुझे मंजूर है, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, और वैसे अगर मैं कहूँ तो तुम मेरा गांव भी आराम से घूम सकती हो, ये जगह भी बहुत अच्छी है और मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ, तो बताओ तुम इस बारे में क्या सोच रही हो। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हाथ रखता है। इतने में शिव को उसके भाई की कॉल आ जाती है, तो वो तुरंत ही उसका हाथ हटाती है और अपने भाई का कॉल उठाती है। शिव का भाई उसे बताता है कि जून हर रोज उनके घर के बाहर आकर खड़ा होता है, और कल तो वो बारिश में भी भीग रहा था। तो शिव कहती है कि क्या वो पागल हो चुका है। यहाँ पर इसका भाई कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी उसे यहाँ से दूर भेज चुका हूँ, और वैसे अब तुम भी काम डाउन हो चुकी होगी ना, तो क्यों ना घर आ जाओ, क्योंकि मुझे और तुम्हारे अंकल को तुम्हारी थोड़ी फिक्र हो रही है। तो शिव बताने लगती है कि अभी वो थोड़ा यहाँ पे और रुकना चाहती है, और फिर जैसे ही वो अपने भाई का कॉल कट करती है तो जी कहने लगता है कि क्यों ना तुम उस लड़की को माफ़ कर दो, फिर वो पूरा रात बारिश में भीगा जो था।
तो शू कहती है कि तुम भी तो उन्हें ब्राइड प्राइस के लिए माफ़ करके उस लड़की से शादी कर सकते हो, तो तुम भी तो नहीं कर रहे हो ना। तो जी हंसने लग जाता है और फिर यहाँ उसे कहता है कि उसके यहाँ विलेज में सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं, तो वो पूरा प्रोसीजर उसे दिखाना चाहता है क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वो ये सब देखते हैं। तो शू भी ये देखने चलने के लिए मान जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और फिर दोनों साथ में घूमते हुए जाते हैं। और यहाँ पर इन लोग को एक ऑरेंज का पेड़ नजर आता है, तो जी उसे तोड़कर शू को दे देता है। तो वो कहती है कि तुमने ऐसी तोड़ ली है बिना परमिशन के। तो वो कहता है कि विलेज में अगर तुम सबको जान जाओगी ना तो तुम भी ऐसे तोड़ सकोगी। फिर शू ऑरेंज को टेस्ट करके कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मीठा भी है, और वो जी को भी देना चाह रही होती है। तो वो कहता है कि मेरे हाथ गंदे, तो शू उसे अपने हाथ से खिला देती है। तो यहाँ जी तो शौक हो जाता है और बहुत ही खुश भी। फिर यहाँ वो शू को लेकर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो कपड़े बनते हैं। तो शू कहती है कि क्या हमें अंदर जाने को मिलेगा। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स, और वो अपनी मॉम को आवाज़ देने लगता है कि मैं घर आ गया। तो शू कहती है कि ये तुम्हारी मॉम का घर है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जी कहता है कि तुमने भी तो नहीं पूछी थी ना। फिर यहाँ जी की मॉम आ जाती है और उसे पूछती है कि ये कौन है। तो वो बताता है कि मॉम ये शू है, और शू को भी वो अपनी मॉम से मिलवाता है। तो फिर वो भी हेलो कहती है। तो फिर यहाँ जी की मॉम शू को टी सर्व करके देती है और फिर यहाँ शू उनके कपड़े की तारीफ कर रही होती है। तो बताती है कि ये कपड़े असल में उन्होंने खुद बनाए है और ये सब उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ से सीखी है। वो शू से कहती है कि वैसे भी लंच टाइम हो गया है तो लंच करके ही जाना। तो फिर शू मान जाती है। तो जी की मॉम कहने लगती है कि मैं तुम लोगों के लिए फ्रूट और वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ। तो जी शू को सजेस्ट करता है कि क्यों ना साथ में चलते हैं। फिर वो लोग भी यहाँ पर मॉम के साथ जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर जो जी की नीस होती है वो शू को बहुत पसंद आती है, तो वो बताने लगता है कि ये मेरी नीस है, क्या तुम्हें अच्छी लगी। तो शू कहती है कि हाँ वो बहुत ही क्यूट है। तो जी कहता है कि फिर क्यों ना हम लोग खुद का भी एक बेबी कर ले। तो शू हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे आज से पहले क्यों नहीं पता लगा कि तुम इतने ज़्यादा ही फ्लर्टी हो, मैं तो तुम्हें सीरियस समझ रही थी। तो जी कहता है कि मैंने कभी दिखाया कि मैं सीरियस हूँ। शू कहती है कि जाने दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और वो आगे भागने लगती है। तो फिर जी बताता है कि यहाँ पर बारिश हो चुकी है तो रोड पूरा स्लीपरी होगा, तो ध्यान से। तभी इतने में शू गिरने लगती है तो जी जल्दी से उसे कैच कर लेता है और फिर उसके बाद दोनों साथ में यहाँ मॉम के साथ घर पर आ जाते हैं। और फिर शू तो यहाँ जी की निस के साथ खेलने लग जाती है और जी अपनी मॉम के साथ वेजिटेबल तोड़ने में हेल्प करने आ जाता है। तभी उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो, मुझे दिख गया है, और वैसे ये बताओ कि क्या इसी लड़की की वजह से तुमने अपनी शादी तोड़ी हो। तो जी तुरंत ही क्लियर करता है कि बिल्कुल नहीं, अब उन लोगों का मुझे समझ आ गया है कि वो लोग बस हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, और मैंने तो बस ग्रैंडपा की वजह से पहले उस शादी के लिए मान गया था। फिर इतने में इन लोग के घर पे उस लड़की की पूरी फैमिली आए होते हैं और साथ ही उन लोग के विलेज वाले भी। यहाँ पर उस लड़की की मॉम शू को देखते के साथ ही कहने लगती है कि ये लड़की यहाँ तक पहुंच गई है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी जल्दी से जी उन्हें रोकता है, तो फिर वो तो रोने धोने का नाटक ही शुरू कर देती है। और वो लड़की यहाँ पर जी से कहती है कि तुम क्या सच में इस मिस्ट्रेस के लिए मुझे छोड़ रहे हो। तभी शू को तो शौक लगता है कि मैं तो मिस्ट्रेस बन चुकी हूँ। तभी जो विलेज का चीफ आया होता है वो उन्हें चुप कराता है कि वो ये सारे नाटक करना बंद करे। और फिर वो जी से पूछता है कि अब तुम क्या कहना चाहोगे। देखो अब ये लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये लोग तुमसे वापस से इस शादी को कंटिन्यू रखने की बात करने आए, और क्यों ना हम लोग वापस से इस वेडिंग को रखें। तो जी तो क्लियरली कह देता है कि अब ये वेडिंग दोबारा हो नहीं सकती है क्योंकि वो अब उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहता है, और अगर वो लोग अभी भी पीछे पड़े रहेंगे तो फिर जी फिर उन्हें ब्लेम ना करे कि वो पुरानी चीज़ों का भी उनसे हिसाब छुटा करेगा। फिर विलेज चीफ तो यहाँ से चले जाते हैं कि उसने साफ कह दिया कि वेडिंग ये कैंसिल है। फिर लड़की की मॉम भी उनके पीछे जाती है और यहाँ पर वो लड़की जी से कहने लगती है कि क्यों ना तुम मुझे बाहर तक छोड़ने चलो, मुझे तुमसे प्राइवेटली कुछ बात करनी है। तो वो कहता है कि जो भी कहना है यहीं पर ही बोलो, और ऐसा बोलकर वो शू को देख रहा होता है। तो वो सोचती है कि आखिर ये मुझे क्यों देख रहा है। फिर शू उस लड़की को बाहर तक छोड़ने जाता है तो वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर मेरी फैमिली ने ब्राइड प्राइस ना भी बढ़ाया होता तो भी क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो जी उसे क्लियर कर देता है कि रिलेशनशिप के मामले में कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। तो फिर वो उससे गुस्सा होकर चली जाती है और यहाँ पर शू जी की मॉम से बात कर रही होती है और उनसे पूछती है कि क्या मेरी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम आ गई है। तो जी की मॉम कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुमने कुछ भी नहीं करी हो। फिर इतने में जी भी घर पे आ जाता है। फिर मॉम कहती है कि तुम दोनों बातें करो, मैं कुकिंग कर लेती हूँ, और वो अपना किचन में चली जाती है। तभी यहाँ शू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वैसे तुम्हारा थैंक यू, तुमने सभी के सामने मेरी साइड ली है।
तो जी कहता है कि वैसे तो ये ट्रबल मेरी वजह से तुम्हें मिली है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे थैंक यू करना चाहती हो, ऐसा बोलकर उसके पास आ रहा होता है। तो शू कहती है कि आखिर दिन के टाइम पर तुम ये सब क्या हरकतें कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस इतना चाह रहा था कि क्यों ना तुम रात तक के लिए रुक जाओ। तो फिर शू मान जाती है और फिर लंच के बाद जी उसे सिल्क वॉर्म दिखाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर वो सब देखकर वो डर रही होती है, तो फिर वो उसकी डर खत्म करता है और यहाँ पर वो उसकी मॉम के साथ फिर कपड़े बनाना सीख रही होती है और जी इन लोग को देखकर खुश होते हुए वीडियो बना रहा होता है। फिर दोनों जन जी का गेस्ट हाउस भी देखने जाते हैं और यहाँ पर जी के फ्रेंड भी आए होते हैं और वो आपस में शू को सिस्टर इन लॉ कहकर ही बात कर रहे होते हैं। फिर शू और जी तो यहाँ बैठ के साथ में ड्रिंक करते हैं और काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं और शू को ठंडी लग रही होती है, इसलिए जी तो उसे अपना जैकेट भी पहना देता है। फिर शू से क्वेश्चन वगैरह करी होती है कि उसकी ब्लाइंडेड के साथ उसका रिलेशन कितना आगे तक बढ़ा था। तो जी ये चीज़ क्लियर करता है कि उन दोनों का रिलेशन कुछ था ही नहीं, उसने तो कभी उसका हाथ तक नहीं पकड़ा। तो फिर शू तो खुश होती है। इसके बाद ये लोग जी के फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर मशरूम सूप बनाने गए होते हैं। फिर रात में जी जब सो रहा होता है तो उसे सपने में अपने उस फ्रेंड की याद आ रही होती है जो कि मिशन के टाइम पे मर गया था। ये उसे याद करते ही जाग जाता है। तो शू भी उठ जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। तो जी कहता है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा बाहर फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ, तो तुम आराम से सो जाओ। ऐसे बोल के वो बाहर आ जाता है और ये भी याद कर रहा होता है कि जब वो छोटा था तो उसके डैड भी आर्मी में थे और उनकी डायरेक्ट बॉडी आई थी कि मिशन के टाइम पर उनकी जान सेक्रीफाइस हो चुकी है। जी के ग्रैंडपा तभी फिर उसे और उसकी मॉम को लेने के लिए पहुंचे थे कि वो दोनों उनके साथ में विलेज में आके रहे, क्योंकि अब उनका बेटा तो नहीं रहा लेकिन वो अपने ग्रैंडसन को अपने पास रखना चाहते हैं। यही सब जी याद कर रहा होता है, इतने में उसके पास शू आ जाती है कि तुम अकेले यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम भी मेरा थोड़ा साथ दे दो। फिर शू को यहाँ ठंडी लग रही होती है तो जी तो उसे हक करके खड़ा होता है और वो उसे किस भी करना चाह रहा होता है, पर शू मना करती है कि तुमने अभी स्मोक करो और स्मोक करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फिर जी मान जाता है कि इसके बाद से वो कभी स्मोक नहीं करेगा। फिर दोनों वापस आके लेट जाते हैं और फिर मॉर्निंग में शू जी का फीवर चेक करती है और कहती है कि अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर इसके बाद जी अपनी मॉम से मिलने जाता है और वो इसे एक ड्रेस का बैग पकड़ा रही होती है और बताती है कि ये ड्रेस स्पेशली उन्होंने शू के लिए बनवाई है। तभी इतने में जी के घर पे से बहुत धुआं आ रहा होता है तो जी और उसकी मॉम दोनों ही डर जाते हैं और जल्दी से भागते हैं। तभी इतने में शू भी घर से बाहर निकलती है और वो बताती है कि वो उसके लिए कुछ खाना पकाने का ट्राई कर रही थी, पर वो लकड़ियों में आग तो जला नहीं पाई, उल्टा ये सारा धुआं धुआं कर दी। तो जी कहने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो, यही काफी है। फिर मॉम कहती है कि चलो अच्छा, तुम लोग यहाँ पर अपना केयर करो, मैं जब तक जाकर किचन फिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर शू तो उन्हें थैंक्स बोलने लगती है। फिर जी यहाँ से शू को लेकर जाता है और उसका मुंह भी साफ करता है, साथ ही उसके मुंह पर जो थोड़ा स्क्रैच आ गया था उस पे भी वो मेडिसिन लगाता है और उसे कह देता है कि आगे से ये सारे काम तुम मेरे लिए छोड़ देना, वो सब मैं हैंडल करूंगा। फिर जी बताता है कि वैसे मॉम ने तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस लेकर आई है, तो क्यों ना तुम जाके ट्राई करके आओ। तो फिर शू जाती है और वो ड्रेस ट्राई करके आती है तो उसी की मॉम तो तुरंत ही उसकी तारीफ करती है कि वो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है इस ड्रेस में, और वो अपनी हेयर पिन भी उसे पहना देती है और कहती है कि अब वो बिल्कुल यहीं की लग रही है। और फिर जीबियान शू को देखता रह जाता है और उसे कहता है कि चलो हम लोग जल्दी से नूडल्स खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी फोटोज लेने चलूंगा। फिर दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं और यहाँ जी शू की बहुत सारी फोटोज ले रहा होता है। तभी दोनों साथ में आपस में बात कर ही रहे होते हैं। इतने में एक कपल आकर इन लोगों से कहते हैं कि हमारा एक फोटो खींच दो। तो जी उन लोग की फोटो लेने में हेल्प करता है। तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग भी कपल लग रहे हैं, तो क्या हम लोग भी आपकी एक फोटो खींच दें। तो यहाँ शू बताने वाली होती है तो जल्दी से जी उन लोग को कैमरा पकड़ा देता है और फिर वो इनकी अच्छी सी फोटोज ले लेते हैं। फिर दोनों जब घर आते हैं तो जी कहता है कि तुम्हारे पैर दुख रहे होंगे तो लाओ मैं मसाज कर देता हूँ। तो फिर शू तो खुशी खुशी उसे अपना पैर दे देती है और यहाँ पर जी फिर उसे कहने लगता है कि आखिर वो कब उसके बारे में कंसिडर करेगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ज्यादा वेट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर शू कुछ कहने जा रही होती है कि इतने में विलेज चीफ की बाहर से आवाज आती है। वो कह रहा होता है कि कोई मर रहा है। तो जी और शू जल्दी से नीचे जाते हैं और उनसे मिलते हैं। विलेज चीफ इन लोग को बताने लगता है कि तुम जल्दी से अपने घर पे जाओ, वहां पर वो लड़की ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश करी है। तो जी और शू जल्दी से उसकी मॉम के घर के बाहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर उसकी जो ब्लाइंडेड थी उसने जहर खाकर यहाँ पर अपने आप को मारने की कोशिश की होती है और वो बेहोश होती है। और उसकी मॉम और पूरी फैमिली यहाँ पर इन लोगों को चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो लोग इन लोग को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर शू तो डर रही होती है कि सच में कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तभी जी उसे कहता है कि तुम घर पे रहो और अपना ख्याल रखो, मैं उन लोगों के साथ उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं।
और जी के फ्रेंड्स और उसकी मॉम यहाँ पर शू को समझाने लगते हैं कि उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जी सब कुछ हैंडल कर लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो लोग उसे रूम में चलने के लिए बोल रहे थे सोने के लिए, तो फिर शू चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू यहाँ जी के फ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट करी होती है, तभी इतने में उसे अपने सिस्टर के स्कूल से कॉल आ जाती है। तो कहता है कि अभी मुझे जरूरी काम से जाना पड़ेगा, तो शू कहती है कि हाँ हाँ तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। फिर जब वो यहाँ से चला जाता है तो शू के पास कोई विलेज की ग्रैंड माँ आई होती है जो कि जी की फैमिली को अच्छे से जानती है। वो यहाँ पर शू से कहने लगती है कि जिस लड़की की शादी जी से होने जा रही थी उसने अपनी जान लेने की कोशिश करी है, तो ऐसे फिर इस वजह से जी की फैमिली के ऊपर भी असर पड़ेगा और वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो फिर जी उसे प्रोटेक्ट करने बैठेगा और फिर वो भी मुसीबत में पड़ सकता है, इसलिए वो शू को सजेस्ट करी होती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। शू को सुनते के साथ ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो कैसे यहाँ से उसे भेजना चाह रही है। वो कह रही है कि आपको इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आप अपना जाओ। तो फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि फिर भी तुम इस बारे में अच्छे से सोचो। तो शू को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो तो सोचती है कि नहीं, जब तक सी वापस नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और फिर वो उसका वेट कर रही होती है। तभी इतने में शू को उसके ब्रदर का कॉल आता है और वो बताता है कि बिजनेस ट्रिप के लिए वो उसी जगह पर आया हुआ है जहाँ पर वो घूमने आई थी। तो पूछता है कि तुम एड्रेस बताओ, मैं तुम्हारी तरफ पहुंचता हूँ। तो शू कहती है कि एक्चुअली मैं उसी जगह के पास के एक विलेज में आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अंदर है, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो एक काम करते, आप अपना लोकेशन मुझे सेंड कर देना, मैं खुद आपसे मिलने वहां पहुंच जाऊंगी। तो फिर वो मान जाता है और पूछता है कि तुम कितने देर में पहुंचोगी। तो फिर शू 3 घंटे का टाइम बता देती है। फिर शू सोचती है कि अब तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन वो जी को इन सब की मैटर के बीच में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाह रही होती है। फिर वो तुरंत ही उसे कॉल लगाने लगती है, पर जी का कॉल नहीं लग रहा होता है। तो शू सोचती है कि एक काम करते हैं, मैं उसके लिए लेटर लिख देती हूँ। फिर शू यहाँ से लेटर लिखकर चली जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी यहाँ अभी भी हॉस्पिटल में होता है। शू जाते हुए जी को कॉल लगाती है, तो तभी उसका कॉल लग जाता है और जी यहाँ हॉस्पिटल में होता है और तभी साइन करने की बात होती है। तो जी कहता है कि अभी मैं कॉल रखता हूँ। और फिर यहाँ शू फिक्र कर रही होती है कि अगर वो लड़की सच ही मर गई तो फिर आखिर क्या होगा। फिर हम यहाँ पर उसी ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि शू को डिसलाइक करती है। वो यहाँ एक औरत के साथ आपस में डिस्कस कर रही होती है कि जी यहाँ पर नहीं है तो हमें उस लड़की को यहाँ से भेजना होगा, उसकी वजह से सब खराब चल रहा है। तो वो आ जाती है यहाँ पर शू को चिल्लाकर निकालने के लिए, पर दिखती है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, पर उसने एक लेटर छोड़कर गई है। तो फिर वो औरत लेटर पढ़ती है जिसमें शू ने सब लिख कर गई होती है। तो उसके भाई ने उसे कॉल किया है तो वो अपने भाई से मिलने जा रही है और उसने उसे जवाब लिख कर दी होती है कि वो भी उसे लाइक करती है और वो उसे डेट करना चाहती है। फिर इस ग्रैंडमा को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगती है कि शहर की सारी लड़कियां झूठी होती है, इसलिए हमें इस लेटर को ही मिटा देना चाहिए, नहीं तो जब जी ये देखेगा तो वो बिलीव कर लेगा और उसका इंतजार करता रहेगा। और फिर ये ग्रैंडमा तो इस लेटर को आग से जला देती है और एक स्कूल वाली छोटी बच्ची को बुलाकर उसे एक झूठा लेटर लिखने को बोलती होती है जिसमें वो लिखवाती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यही सब वो इस लेटर में लिखवा देती है और इस छोटी बच्ची को पैसे दे देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आता है और जी और सभी को बताता है कि अब वो लड़की बिल्कुल ठीक है। फिर जी का फ्रेंड भी खुश हो जाता है कि अच्छा वो उस लड़की का कुछ हुआ नहीं तो जी भी प्रॉब्लम में पड़ जाता। दूसरी ओर शू अपने ब्रदर से मिलने पहुंचती है, तो वो यहाँ पर उससे मिलकर बहुत ही खुश होता है और काफी सारी बातें कर रहा होता है। तभी इतने में उसे कॉल आती है और वो यहाँ शू को बताता है कि उन लोग के अंकल की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उन्हें जल्दी से अंकल को देखने जाना होगा। तो शू को भी जाना पड़ता है और यहाँ जी फिर जब हॉस्पिटल से घर आता है तो वो शू को आवाज दे रहा होता है और बता रहा होता है कि मैं घर आ चुका हूँ। तभी इतने में जी को शू का लेटर नजर आता है, तो वो जल्दी से जाकर उस लेटर को पढ़ता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी फील नहीं होता और मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ, इसलिए मैं दोबारा तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये पढ़कर फिर ये तो शॉक हो जाता है और तुरंत ही शू को कॉल लगाने लगता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। फिर ये सोचता है कि क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिए और यही सब सोच कर वो उसे याद कर रहा होता है। दूसरी ओर हम शू को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ यहाँ एयरपोर्ट पर जब पहुँचती है तो उसका भाई बाहर से कार लेने चला जाता है और यहाँ वो खड़े होकर जी को मैसेज करनी चाहती है, पर तभी से पता लगता है
कि उसकी तरफ से नंबर डिलीट है, और वो असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रैंड माँ ने वो झूठा लेटर लिखी थी उसको असल में जी का फ़ोन भी मिल गया था और उसने शू की वीचैट आईडी को भी डिलीट कर दी थी। इसलिए अब यहाँ पर शू तो समझ नहीं पा रही होती है कि उसने मुझे डिलीट क्यों कर दिया। वो सोचती है कि शायद वो लड़की मर गई होगी, इसलिए जी अब मुझे फेस नहीं करना चाहता है। शू बिल्कुल समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जी अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और उनसे कह देता है कि अब वो यहाँ से वापस जाना चाहता है। फिर शू हॉस्पिटल में अपने अंकल से मिलने जाती है और यहाँ पर वो बस जी के लिए अपना रोना रोक रही होती है और फिर अपने अंकल का यहाँ ख्याल रख रही होती है। फिर दूसरी ओर जी अपने ग्रैंडपा से मिलने पहुंचता है और वो उन्हें बता देता है कि उसे एक लड़की पसंद तो आई थी पर वो शायद उसे लाइक करती नहीं है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या उस लड़की ने तुम्हें खुद बोली कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो जी कुछ नहीं कह पाता। यहाँ पे फिर ग्रैंडपा उसे खड़े होने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि 2 स्टेप्स आगे बढ़ो। तो फिर वो चलता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जिस तरीके से चल लेते हो वैसे ही उस लड़की को चेस करने के लिए भी पीछे लगो। खाना पीना तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो फिर जी समझ जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा आपका बहुत थैंक यू, फिर मैं अब भी जा रहा हूँ। और वो भाग कर चला जाता है और वो शू को ढूंढते हुए उसके सिटी पहुंचने के लिए निकलता है जहाँ पर उसे उसकी कार भी मिल जाती है। तभी हम शू को देखते हैं जो कि रास्ते में जाते हुए अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। भी एक छोटी बच्चियाँ फ्लावर्स बेच रही होती है तो शू से 2 फ्लावर्स खरीदने का बोलती है, पर जैसे ही वो पैसे पे करने जाती है तो उसका फ़ोन फिर से स्विच ऑफ हो जाता है और इसी टाइम पर जी यहाँ पहुँच जाता है उसके बदले में पे करने के लिए। तो शू तो उसे देखकर शॉक रह जाती है और फिर वो उसे गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। तो जी उसके पीछे पीछे जाता है तो शू चिल्लाती है कि आखिर तुम मुझे फिर से फॉलो क्यों कर रहे हो। तो जी उसका पीछे छोड़ ही नहीं रहा होता है और उसका पीछा करते हुए उसके घर के बाहर तक पहुंच जाता है और तभी उसे यहाँ पर एक बंदा नजर आता है जो कि शू के घर पे नजर रखा हुआ था और वो सो चुका होता है। तो जी को फिक्र होने लगती है कि कहीं यहाँ पर और भी तो लोग नहीं होंगे। वो उसके घर पे चेक करना चाह रहा होता है पर शू कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर जी फिर भी नहीं मानता और अंदर तक आ जाता है और तभी उसे दिखाने लगता है कि विंडो के बाहर से निशान दिख रहे हैं कि कोई जरूर यहाँ पर आया है। शू डरने लगती है तो जी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। फिर दोनों जन अंदर जाके चेक करते हैं तो जी के कबर्ड खोलते ही उसमें उसे जून बैठा हुआ नजर आता है। जी उसे चिल्लाकर पूछने लगता है कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मैं शू का फियांसी हूँ। तो जी भी कहता है कि मैं शू का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर शू जून को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, यहाँ पर क्यों आए हुए हो। फिर वो जब अपना कबर्ड की तरफ देखती है तो समझ जाती है और इसे चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ मेरी चीज़ें चुराने आए हो और उसे फिर बहुत मारती है और पुलिस ऑफिसर को भी बुला लेती है उससे अरेस्ट करवाने के लिए। फिर पुलिस तो यहाँ से जून को लेकर चले जाते हैं और शू अपनी सारी चीज़ें चेक करती है कि जो ज्वेलरी वो लेने की कोशिश कर रहा था वो अब उसे मिल गई है। फिर वो इसे कह देती है कि अब तुम भी जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरे यहाँ पर आने के बाद तुमने मुझे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करा और मुझे डिलीट कर दिए ना, क्योंकि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप भी करना था ना। हमारा कि हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा था और मैंने शुरू में तुमसे कुछ बोली नहीं थी और तुम्हारे लिए लेटर भी देकर आई थी पर तुमने मुझे उसका कुछ जवाब नहीं दिया। तो जी कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे तो तुम्हारा ब्रेकअप लेटर मिला था और मैं उसे पढ़ने के बाद बहुत ही शौक था कि तुम मुझसे बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती हो। तो शू कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तो उल्टा तुम्हें कितना कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी थी पर तुमने मुझे डिलीट कर रखा था। तो फिर जी कहता है कि मैं समझ गया, ज़रूर हमें अलग करने के लिए किसी ने ये सब प्लान किया है। शू बता देती है कि उसने लेटर में लिखी थी कि वो उसे कितना लाइक करती है और उसके साथ वो डेट करना चाहती है। तो जी सुनते के साथ ही फिर उसे किस करने लग जाता है। फिर दोनों साथ में डेट पर बाहर घूमने जाते हैं। तभी रास्ते में इन लोग को एक भीड़ नजर आती है क्योंकि एक गुंडा एक लड़की को चाकू रख के मारने की कोशिश कर रहा होता है और तभी यहाँ पुलिस ऑफिसर भी पहुँचते हैं तो वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जी शू से कहता है कि तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो उस गुंडे को रोकने के लिए जाता है और चाकू से छीनने की कोशिश करता है तो वो उस लड़की को तो बचा लेता है और यहाँ पर फिर ऑफिसर उस बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं। पर जी को हाथ में चोट लग गई होती है जिसे देखकर फिर उसे चक्कर आने लगते हैं और यहाँ पर फिर उसे ट्रॉमा होने लग जाता है और उसे दिख रहा होता है कि सारे लोग उसे बुरा भला कह रहे, ऐसा बस उसे इल्यूजन हो रहा होता है। तभी यहाँ पर शू तो उसका वीडियो बना रही होती है खुश होकर, पर उसे ऐसे खराब हालत में देखकर जल्दी से उसके पास आती है और इतने में जी तो यहाँ बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ हॉस्पिटल में जी को अभी होश नहीं आया होता है और उसका डॉक्टर फ्रेंड शू को उसकी कंडीशन के बारे में बता रहा होता है कि उसे पहले से ही PTSD की बीमारी है जिसमें उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि असल में जो उसका एक फ्रेंड था वो मिशन के टाइम पे मर गया था और उसने जी की जान बचाया था, तो इस वजह से उसे याद करते हुए जी को ट्रॉमा होता रहता है। तो यहाँ पर फिर शू को जी की बहुत फिक्र हो रही होती है
और वो उसके होश में आने का इंतज़ार करती है। फिर जब जी उठ जाता है तो वो शू से इस बारे में पूछने लगता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया था। वो उससे कहने लगता है कि सॉरी, मैंने कुछ चीज़ तुमसे छिपा के रखा था। तो फिर वो बताती है कि डॉक्टर ने सब बता दिया है, आखिर तुम मुझसे क्यों छुपा के रख रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बहुत ही कमज़ोर दिल की हूँ? तो जी कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे छुपाना चाह रहा था, बस मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, क्योंकि आज तक मैं खुद को ही ब्लेम करता रहा। मैं डर रहा था कि अगर मैं ट्रीटमेंट करवा लूँगा तो फिर कहीं मैं अपने उस फ्रेंड को भूल ना जाऊँ और फिर उसके गिल्ट को भी ना भूल जाऊँ। तो फिर शू से समझाने लगती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उससे अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आज उसकी जगह वो मरा होता और उसका फ्रेंड जिंदा होता तो भी वो यही चाहता कि वो हैप्पी रहे, ना कि ये सारी चीज़ें सोचकर अपने आप को ब्लेम करे। फिर नेक्स्ट डे दोनों डॉक्टर से बात करते हैं और जी की कंडीशन देखते हुए डॉक्टर सजेस्ट करने लगता है कि उसे हॉस्पिटल में रहकर अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, तभी फिर वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। फिर शू भी इंसिस्ट करती है तो जी ट्रीटमेंट के लिए हाँ बोल देता है, और यहाँ पर फिर शू हॉस्पिटल से निकल रही होती है और जी को समझाती है कि अब तुम्हें पूरा रिकवर होके वापस आना है। फिर यहाँ से शू तो चली जाती है और जी हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट होता है, और फिर वो इधर उधर घूमते हुए हॉस्पिटल में सारे लोगों को देख रहा होता है और थोड़ा बहुत बोर फील कर रहा होता है। पर तभी इतने में शू भी पहुंच जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारा यहाँ साथ देने आ गई, क्योंकि शायद मुझे भी बीमारी है तो मैं अपनी बीमारी भी ठीक कर लूँ। और फिर दोनों यहाँ हॉस्पिटल में अपना टाइम एंजॉय करते हैं। इसके बाद जी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर तो काफ़ी खुश होता है कि वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गया। फिर दोनों ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और जब बाहर आते हैं तभी इतने में शू को उसके भाई की कॉल आती है और वो उसे अपने अंकल के घर पे पार्टी के लिए बुला रहा होता है। तो शू फिर जाने के लिए हाँ बोल देती है। तभी जी कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो शू कहती है कि नहीं, अभी मैंने एक्चुअल में अपने फैमिली को तुम्हारे और मेरे बारे में बताई नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो जी मान जाता है। फिर दूसरी ओर जी अपने ग्रैंडपा से मिलने पहुंचता है और उन्हें गुड न्यूज़ बता देता है कि उसे अब गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, उसने उस लड़की को मना ही लिया। तो फिर ग्रैंडपा भी बहुत ही खुश होते हैं कि ये हुई ना बात। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जी यहाँ शू से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच जाता है और उसने उसके लिए स्पेशली यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी करके रखी होती है और वो कहती है कि वहाँ पर तुम मेरे लिए कुकिंग करते थे तो अब मेरी भी बारी है ना, तो देखो मैंने भाई तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करी हूँ। तभी जिया शू को इस बारे में बताता है कि उसके ग्रैंडपा ने उन दोनों के लिए एक वेडिंग हाउस खरीदे, तो वो उसे दिखाने लेके जाना चाहता है। तो वो शू फिर जी के साथ जाती है और उसे वो घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और तभी यहाँ पर फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती जी शू को उठाने के लिए जाता है, तभी वो तो शॉक होने लग जाती है कि इतना देर से उठी हूँ मैं आज, अब क्या होगा, मुझे कितनी सारी क्लासेस के लिए भी जाना था। तो जी उसका मुँह ठीक करता है कि कोई बात नहीं, अगर आज वो लेट हो गई तो। फिर रात में शू अपने घर पे होती है और यहाँ जी उसके घर के बाहर पहुँच जाता है उसे पिक करने के लिए और वो उसे कॉल करके बता देता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी यहाँ पर जून भी पहले से खड़ा होता है और वो जी के पास आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी इतने में जून नीचे आ जाती है और वो जी के साथ अच्छे से क्लोज होकर इसे दिखा रही होती है कि वो दोनों अब सच में डेट करें। तो फिर ये जून तो शॉक हो जाता है और वो उसे मनाने लगता है कि वैसा कैसे कर सकती है। तो फिर जी से मारता और कहता है कि लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने पे नहीं आ रही है। तो फिर वो कहता है कि असल में मैं यहाँ पर तुमसे पैसे मांगने आया था, मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपना लोन भरना है, तो इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और देखो मैंने उस लड़की से भी अब ब्रेकअप कर चुका हूँ, तो क्यों ना हम दोनों वापस डेट करें। तो शू से चिल्लाती है और कह देती है कि वो उसे कोई पैसे नहीं देने वाली है। तो फिर यहाँ पर तो वो जी का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे तुम लोग मुझे मार ही दो। शू कहते कि ठीक है पैसे चाहिए ना, और फिर वो उसे अपने पर्स में से एक नोट निकाल कर पकड़ाती है और जी के साथ स्कूटी पे बैठकर भाग जाती है। फिर दोनों घूमने फिरने के बाद जब यहाँ शू के घर तक पहुँचते हैं तभी शू देखती है कि उसके घर के बाहर उसका भाई खड़ा हुआ है, तो वो तो शौक रह जाती है। वो शू से पूछता है कि ये कौन है, तो फिर शू जी से अपने भाई को मिलवा देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर लोग घर पे जाते हैं बात करने के लिए और शू कहने लगती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ, आप लोग बात करो। तो जी कहता है कि नहीं, तुम लोग बैठो मैं पानी लेकर आता हूँ, और वो इन लोग को बात करने के लिए छोड़ कर चला जाता है। तभी यहाँ शू का भाई जी के बारे में इससे बहुत सारे सवाल करने लगता है और फिर जब जी पानी लेकर आता है तो वो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि आखिर तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। तो शू बताती है कि 1 हफ्ते से। तो यहाँ पर अभी शू के भाई को यकीन नहीं होता कि ये लड़का उसके लिए सही रहेगा कि नहीं, इसलिए वो तो उसका अभी और टेस्ट लेना चाह रहे होते हैं। फिर उन्हें काम से कॉल आ जाती है तो वो तुरंत ही चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जी कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो शू से पूछ रही होती है कि कहाँ पे इतना ड्रेसअप होके जा रहे हो। तो बताता है कि उसके अंकल ने अपने किसी फ्रेंड से उसे मिलवाने के लिए बुलाया है, तो फिर वो मना नहीं कर पाया।
पर यहाँ जी तो शू को देखकर कंट्रोल ही नहीं कर पाता और फिर से दोनों रोमांस करते हैं। इसके बाद जी जब अंकल से मिलने पहुँचता है तो ये लोग साथ में रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। इतने में शू को भी उसके अंकल ने बुलाए होते हैं तो वो भी आ जाती है और दोनों को ही पता लगता है कि दोनों के अंकल बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और दोनों को यहाँ पर ये लोग ब्लाइंड डेट के लिए मिलवाना चाहते हैं। तो शू और जी तो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। इसके बाद जी शू को फाइनली अपने ग्रैंडपा से भी मिलवाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर शू बहुत ही नर्वस हो रही होती है तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे ग्रैंडपा को तो तुम ऑलरेडी बहुत ही पसंद हो। जब वो ग्रैंडपा से मिलती है तो वो तो उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने के लिए उसे अपनी फैमिली का हेirloom भी देने लग जाते हैं। फिर डिनर के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो जी शू को मनाने लगता है कि अब वो उसकी भी फैमिली से मिलना चाहता है और अपनी फैमिली को उनसे मिलवाना चाहता है ताकि वो भी अप्रूव हो सके। तो बोलकर वो उसे गोल गोल घुमाने लग जाता है। फिर फाइनली दोनों की फैमिलीज आपस में मिलते हैं और जी के ग्रैंडपा शू के अंकल से बात करते हैं कि वो दोनों बच्चों की खुशी में बहुत ही खुश है और शू का भाई भी इन दोनों के रिलेशन को अप्रूव कर चुका होता है और ये सभी साथ में बहुत ही हैप्पी होते हैं। फिर शू और जी जब यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो फायर वर्क सिखाते हुए जी तो शू के सामने नील डाउन होते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो तो पहली जवाब में हाँ बोल देती है और दोनों ही बहुत ही हैप्पी होते हैं। इसी के साथ ही फिर कुछ टाइम बीत जाता है और अब तो इनकी वेडिंग भी हो चुकी होती है। इसी के ग्रैंडपा उसे कॉल करके कह रहे होते हैं कि वो लोग मेहनत तो कर रहे हैं ना, उन्हें जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन देखना है। तो जी कह रहा होता है कि हाँ वो लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जी शू के पास आता है और वो लोग फिर से अपनी पहली मीटिंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि कैसे वो दोनों मिले थे। जी तो बताता है कि वो शू को पहली बार देखते के साथ ही उससे लाइक करने लग गया था और वो बहुत ही खुश है कि फाइनली वो दोनों के बीच की सारी दूरियां दूर हो गई और फिर दोनों ही किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।